नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको पवन द्वारा निर्मित अपरदन से जो निर्मित आकृतियां होती हैं उनके बारे में समझाया था और आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी पवन के निक्षेपात्मक कार्य। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पवन के निक्षेपात्मक कार्य। ये मैं बताऊंगी कि पवन जो निक्षेपात्मक कार्य करती है उनसे कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में पढ़ा था अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियां। तो जब अपरदन से स्थलाकृतियां बनती हैं तो ऐसा होता है, अपरदन से जो स्थलाकृतियां बनी उसमें अपरदित पदार्थ भी तो बचेगा। तो उस पदार्थ को जब पवन उड़ा ले जाती है अपने साथ और उड़ाकर ले जाकर किसी अन्य स्थान पर जमा कर देती है तो उसे हम क्या कहते हैं? निक्षेप। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? निक्षेप। तो वो पदार्थ जब कहीं ले जाकर जमा करती है तो वो किसी आकृति के रूप में जमा हो जाता है। तो वो आकृतियां जो हैं आज हमें पढ़नी है कि वो जो पदार्थ जमा हुआ अपरदन से, जो पदार्थ टूटा फूटा उसको पवन उड़ाकर ले गई, उड़ाकर ले जाकर उसको किसी स्थान पर जमा किया तो उससे जो आकृतियां बनी वो कौन कौन सी बनती है और कैसे बनती है। चलिए आइए पढ़ते हैं। तो पहली आकृति है उसमें उर्मिकाएं, इंग्लिश में इसको रिपेल्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरी है बालू का स्तूप, इंग्लिश में सैंड ड्यूज बोलते हैं। लोयस का जमाव यानी लोयस मिट्टी जो है वो जम जाए किसी क्षेत्र पर तो लोयस का जमाव। पेडीमेंट को इंग्लिश में भी पेडीमेंट ही बोलते हैं। बजाडा और प्लाया, इन सबको इंग्लिश में यही बोलते हैं, इसलिए मैंने इनका नाम यहाँ पर नहीं नोट किया है। ठीक है, तो ये आकृतियां जो है पवन के निक्षेपात्मक कार्यों से बनती हैं। तो अब मैं शुरू करती हूँ। पहली आकृति आपकी है उर्मिकाएं या रिपेल्स। ठीक है, पहली आकृति कौन सी है आपकी? उर्मिकाएं या रिपेल्स। ये क्या होती है? देखिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि रेत के ऊपर कुछ इस तरीके के निशान पड़े होते हैं। इस चित्र में आप देखिए, जैसे मैंने इस तरह लहर जैसे निशान, जैसे आप कभी किसी क्षेत्र में गए हो तो आपने देखा हो या आपने पिक्चरों में देखा होगा, किसी भी रेगिस्तान जब दिखाया जाता है तो उसके ऊपर लहर जैसे निशान जो पड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन्हीं निशानों को कहते हैं हम रिपेल्स या उर्मिका। ये कैसे चलती है? जैसे पवन जिस दिशा में चलती है उसके समकोण पर ये निशान पड़ते हैं और बहुत महीन रेत से ये निशान बनते हैं। ऐसा नहीं कि जो मतलब मोटे मोटे चट्टानी क्षेत्र उनमें ये निशान पड़ जाएंगे, उनमें ये नहीं पड़ेंगे। जिन क्षेत्रों में बहुत महीन रेत पाई जाती है उस रेत पर ही जो है ये रिपेल्स का निर्माण होता है या उर्मिकाओं का निर्माण होता है। पवन की जब चलती है उसकी दिशा के समकोण में इनका निर्माण होता है और यदि पवन की दिशा बदल जाती है तो ये बिगड़ भी जाते हैं, मिटर भी जाते हैं। ठीक है, तो इन निशानों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं उर्मिकाएं या रिपेल्स। पवन चली, पवन के साथ क्या हुआ? बालू थोड़ा सा पीछे हटी तो निशान पड़ गया, फिर उधर से थोड़ा पीछे हटी फिर निशान पड़ गया। इस तरीके से निशान पड़ते हैं, तो इनको हमने कहा उर्मिकाएं या रिपेल्स। आप लोगों ने अक्सर जो रेगिस्तान का भी पिक्चरों में सीन दिखाया गया उसमें देखा होगा कि लहर जैसे निशान, जैसे पानी में भी आपने देखे लहर पर निशान पड़ते हैं, ऐसे ही बालू या रेत पर भी निशान पड़े होते हैं, उनको हम उर्मिकाएं कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर आता है हमारा बालू का स्तूप या सैंड ड्यूज। ठीक है, बालू का स्तूप कैसे निर्माण होता है? देखिए जब पवन बहुत तेजी से चल रही है तो वो क्या करती है? अब रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वहां रेती तो होगी, तो रेत को क्या करती है? बहुत तेज से धक्का लगा किसी स्थान की रेत पर तो वो वहां पर क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, इधर आप देख सकते हैं ये रेगिस्तानी क्षेत्र है। ठीक, ये रेत भरी हुई है, पवन जोर से आई और तेजी से चली और यहाँ की जो बालू को यहाँ से उठाकर ले जाकर कहाँ जमा कर दिया? यहाँ पर क्या होगा? जब यहाँ की बालू उसने उठा ली तो यहाँ पर तो एक गड्ढे का निर्माण हो जाएगा और दूसरी जगह पे अगर ये ढेर के रूप में जमा कर देगी, ठीक इस तरीके से ढेर के रूप में जमा कर देगा तो ये जो ढेर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका बालू का स्तूप या सैंड ड्यूज। और ये जो गड्ढा हो जाएगा ये आपका, भाई एक स्थान से मान लीजिए कोई चीज आपने उठा ली, कोई बालू जैसी चीज है तो वहां पर तो गड्ढे का निर्माण हो गई, वो जो गड्ढा बनेगा उसे हम कहेंगे बालू का गर्त। लेकिन वो किससे बनेगा? अपरदन के तहत कहा जाएगा, वो निक्षेपात्मक कार्य नहीं होगा। लेकिन जो ये स्तूप निर्माण होगा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बालू का स्तूप, ये जो ढेर के रूप में बालू दूसरी जगह ले जाकर उड़ाकर इकट्ठा कर देगी हवा या पवन, तो वो कहलाएगा आपका बालू का स्तूप या सैंड ड्यूज। बस आपको इतना ध्यान करना है कि अगर बालू का गर्त पूछ दिया जाएगा तो वो होगा आपका अपरदन से बनने वाली आकृति, और अगर बालू का स्तूप कहा जाएगा तो वो किससे बनेगी आकृति? आपकी निक्षेपात्मक कार्य से या पवन के निक्षेपण से। तो देखिए मैंने बालू का स्तूप का चित्र बनाया। इस तरीके के ढेर आपने टीवी में तो देखे ही होंगे, अगर नेचुरली आपने नहीं देखे तो टीवी में जरूर देखे होंगे। रेतीले जब सीन दिखाए जाते हैं उसमें ढेर जैसी बालू जगह जगह जमा होती है, तो वो जो ढेर है
ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका बालू का स्तूप। इस तरीके से एक जगह का इकट्ठा पहाड़ जैसा बन जाए बालू का, तो वो क्या कहलाएगा आपका बालू का स्तूप। और अगर वही आपने देखा होगा कि कहीं वो एकदम कोई जाता है तो वो नीचे गड्ढे में चला गया, फिर गड्ढे से उठकर ऊपर आ गया, तो जो ढेर है इकट्ठा वो तो बालू का स्तूप, और जो गड्ढा है वो बालू का गर्त है। तो ये बालू का स्तूप समझ में आया आपके क्या होता है? ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आई। अब तीसरा है लोयस का जमाव। लोयस क्या है? लोयस एक प्रकार की मिट्टी है। आपने अगर मिट्टियां पढ़ी हैं तो उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा लोयस के बारे में। लोयस एक प्रकार की मिट्टी है। ये मिट्टी क्या होती है? महीन रेत वाली होती है। ठीक, इसको क्या करती है पवन जो है अपने साथ उड़ाकर लाती है, उड़ाकर ले जाकर जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं उनके बाहरी तरफ जमा कर देती है। ठीक, ये पीले रंग की बहुत महीन मिट्टी होती है। इसका जमाव जो होता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन के द्वारा ही होता है, इसलिए इसको हम लोयस का जमाव किसके तहत होता है? अगर कोई पूछे कि लोयस का जमाव कौन से किसके का तहत होगा, तो आप बताएंगे पवन के निक्षेपात्मक कार्य के तहत। पवन उड़ाकर लाती है और रेगिस्तानी क्षेत्रों के बाहर जमा कर देती है। ठीक है, और ये नाम कैसे पड़ा इसका लोयस? देखिए, फ्रांस का एक गाँव है, उसका नाम है लोयस। वहाँ की मिट्टी हल्की पीली भूरे रंग की होती है, पीली पीली सी होती है, इसलिए उसके नामकरण लोयस मिट्टी कर दिया गया। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद क्या होता है ये और आपने चीन में लोयस का बहुत बड़ा मैदान है, विश्व का सबसे बड़ा मैदान लोयस का जो है वो कहाँ पे? चीन में। वहाँ पर एक नदी बहती है, यांगो नदी। ठीक, उसको पीली नदी भी कहते हैं। उसको पीली नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो है उसी लोयस के मैदान के क्षेत्र से होकर निकलती है, इसकी वजह से उसका पानी पीला हो जाता है, इसीलिए उसको पीली नदी भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। अब आपका आता है पेडीमेंट, बजाडा और प्लाया। ये तीन आकृतियां बचती हैं। तो पेडीमेंट क्या होता है? देखिए, ये दो इन आकृतियों के बनने में कुछ भूमिका जल की भी होती है। वायु के साथ किसकी भी भूमिका होती है? जल की भी होती है। इतनी बात समझ में आई। ये जो ऊपर की तीन आकृतियां मैंने बताई ये तो पूर्णतः पवन से निर्मित है, लेकिन पेडीमेंट, बजाडा और प्लाया इनमें जल की भी कुछ प्रतिशत भूमिका होती है। तो आइए कैसे इसको होती है मैं आपको समझाती हूँ। पेडीमेंट क्या होता है कि जो मैंने आपको पवन के अपर्दन के कार्य बताए, तो इसमें मैंने आपको इंसेल वर्ग की आकृति बताई थी। ये ऐसे पहाड़ी नुमा क्षेत्र बन जाता है इसके नीचे इस तरीके का। तो ये जो आप कह सकते हैं कि जब कोई मरुस्थलीय भाग में कोई चट्टानी क्षेत्र है, उसका जो नीचे पर्वत पदीय भाग है, मतलब पर्वत के नीचे वाला भाग है ये। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है, इसके नीचे भी तो कुछ होगा भाई। सब जगह ऐसा तो नहीं, हर जगह पर्वत ही पर्वत है, नीचे कहीं पे तो कोई आधार होगा। ये जो आधारी क्षेत्र है इसको क्या होता है, ये पानी की वजह से, जल की वजह से, उसके अपर्दन की वजह से, जल से जो अपर्दन हुआ, ये जो चट्टानी चिकना समतल क्षेत्र निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? समतल क्षेत्र निर्माण हो जाता है पानी के अपर्दन की वजह से। किस वजह से? पानी के अपर्दन की वजह से। ये जो चट्टानी भाग है, पानी इसको काटता रहता और काटते काटते क्या करता है, इसे एक समतल मैदान के रूप में बना देता है। तो जब ये समतल मैदान बन जाता है तो ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाएगा आपका पेडीमेंट। क्या कहलाएगा? पेडीमेंट। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर भूमिका किसकी रही आपकी? इसमें रही जल की भूमिका की। जल के अपर्दनी से तो इस क्षेत्र का निर्माण हुआ। ठीक है, भूमिगत जो जल है उसके अपर्दन से ही तो इसका निर्माण हुआ। ये वर्षा का जल इसको काट छाट किया उसके, और वायु ने क्या किया, धीरे धीरे इसको उड़ाकर काटा छाटा, तो दोनों के मिश्रण से क्या निर्माण हुआ? पेडीमेंट आकृति का निर्माण हुआ। अब क्या होता है कि भाई जो अपर्दित पदार्थ यहाँ जमा हुआ, ठीक है, अपर्दित पदार्थ जो जमा होगा इस क्षेत्र का, वो कहीं तो जाएगा, ऐसा तो है नहीं उसी क्षेत्र पर बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी का भी सम्मिश्रण शामिल है, तो पानी उड़ेगा तो है नहीं। तो पानी का जो बहाव है, ठीक है, पानी बहकर क्या होता है, इसके निचले क्षेत्र में आ जाता है ये। तो अब जब पानी बहकर इस निचले क्षेत्र में आएगा, तो निचले क्षेत्र में आकर अपने साथ अपर्दित पदार्थ भी लाएगा, ले जाकर जमा करेगा, और उसके साथ ही क्या हो रहा है, वायु भी इसके साथ कार्य कर रही। वायु भी बहा के इस क्षेत्र में जो पदार्थ अपर्दित होकर इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से यहाँ ये उसका निक्षेपण करके ये पेडीमेंट बन गया। और पेडीमेंट बनकर जो इसका अपर्दित पदार्थ है बचा हुआ, वो क्या हो रहा है, नीचे वाले क्षेत्र में आ रहा है। ठीक है, ये जो इसके नीचे का जो क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं, बजाडा कहते हैं। पानी बहाकर इस पदार्थ को यहाँ जमा कर देगा, तो ये भी एक प्रकार का मैदानी क्षेत्र ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूर्णतः इसको मैदान ही कह देंगे, लेकिन थोड़ा ऊपरी हिस्से से कुछ समतल बन जाता है, इसलिए इनको हम लोग मैदानी क्षेत्र कह देते हैं। तो ये दोनों क्षेत्र जो है पेडीमेंट और बजाडा, ये क्षेत्र कौन सा है आपका, ये है बजाडा।
जो पेडीमेंट के नीचे वाला भाग होता है उसे हम बजाडा कहते हैं, और पेडीमेंट के ऊपर वाले भाग को ये इसका पर्वतीय भाग है, और पर्वतपदीय भाग जो है वो पेडीमेंट कहलाता है। ठीक, ये समतली भाग, इसमें जो है इस वाले क्षेत्र में पशु पक्षियों को चराने का भी कार्य किया जाता है बजाडा के क्षेत्र में। ठीक, पेडीमेंट बजाडा आपको समझ में आया होगा। दोनों आकृति मैंने बताई, ये किनके सहयोग से बन रही है। देखिए, पानी की, इसमें जल की भी सहयोग हो रहा है और वायु का भी। जल ने अपर्दन कार्य किया, वायु ने क्या किया, उस अपर्दन हुए कार्य को, जो अपर्दित पदार्थ इकट्ठा हुआ उसको निक्षेपण कर दिया, और निक्षेपण करके जब उसने जमा कर दिया तो वो बन गई पेडीमेंट आकृति। और जो कुछ बचा कुचा पदार्थ था वो जब नीचे आकर आगे की ओर जमा हो गया तो वो कहला गया बजाडा। इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब आपका क्या आता है, अब आपकी लास्ट आकृति बची है प्लाया। ठीक, प्लाया या इसे दलदली क्षेत्र भी कहते हैं। ये कैसे, इसका निर्माण कैसे होता है समझिए। इसका निर्माण होता है आपका प्लाया का, क्या होता है कि देखिए अर्धशुष्क प्रदेश होते हैं, और ये जो आकृतियां हैं पेडीमेंट, बजाडा और प्लाया, ये अर्धशुष्क प्रदेशों में ज्यादा बनती हैं, क्योंकि इसमें अर्धशुष्क प्रदेशों में कुछ पानी की भी जरूरत होती है इनको बनने के लिए, तो वहाँ पानी उपलब्ध हो जाता है, थोड़ी बहुत वर्षा भी होती है, थोड़ी बहुत नदियां आ जाती हैं रेत के उसमें, तो इस वजह से इन आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो अर्धशुष्क प्रदेश होते हैं उनमें क्या होता है कि नदियां बहकर आती हैं। ठीक, और आकर, क्योंकि रेतीले क्षेत्र है, आपने देखा होगा रेत में पानी कितनी जल्दी अंदर घुस जाता है, तो वो रेत क्या करती है, उस पानी को सोख लेती है। जब पानी को रेत में सोखा, अब रेत में, पानी में भी नमक होगा, बहुत से तत्व होंगे, रेत में भी है, तो वो क्या होता है, जब वो नदियां अंदर ही अंदर क्या होता है उसमें धसी रहती हैं, डूब जाती हैं अंदर, उसमें नमक सब उसी क्षेत्र में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। और उसी क्षेत्र में क्या होगा, यदि पानी और बरस जाए, ठीक, जब पानी बरस जाएगा तो पानी बरस के क्या होगा, उस क्षेत्र में दलदल का निर्माण हो जाएगा। भाई किसी जगह का पानी ऑलरेडी भरा हुआ है बहुत दिनों से, भाई नदी सूखी, ठीक, नदी सूख गई, और उसी रेत के अंदर तो वो गीला पदार्थ तो है, उसके ऊपर पानी और बरस गया, और पानी बरस के क्या हुआ कि वो उसी में दबा रहा, जिसे सूखने का कोई मौका नहीं मिला, तो वो क्या होगा, दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। तो वो आकृति आपकी कहलाएगी प्लाया। क्या कहलाएगी, प्लाया। तो जो दलदली भाग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लाया। इतनी बात आपको, छिछले प्लाया इनको बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। तो हमने ये आकृतियां, आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछे तो पेडीमेंट, बजाडा और प्लाया ये जल और वायु दोनों से निर्मित आकृतियां हैं। ठीक है, दोनों के निक्षेपण काल से निर्मित आकृतियां मैंने आपको बताई। देखिए, अब मैं इसमें एक चीज आपको यहाँ पर बताना शायद भूल गई हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ आपको। बालू का स्तूप, इसका ही एक भाग है बरखान, जिसे क्या बोलते हैं, बरखान। ये आकृति मैंने यहाँ बना रखी है। देखिए, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये बालू का स्तूप का ही एक भाग है। बालू का स्तूप कई प्रकार के होते हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया कि इतना सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन बरखान जानना जरूरी है क्योंकि अक्सर पूछ दिया जाता है। देखिए, जब क्या होता है कि वायु इस तरह से चले कि जो रेत का जमाव है वो अर्धचंद्राकार रूप में हो। देखिए, आधा चंद्रमा जैसा मैंने बनाया है, ये जो है अर्धचंद्राकार के रूप में जब रेत का जमाव होता है। मान लीजिए बालू इस तरह, पवन की दिशा इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से पवन चल रही है, और चल चल के इस तरह से इकट्ठी हो रही है कि ये अर्धचंद्राकार के रूप में ये रेत को अपने साथ लाकर जमा कर रही है। जब इस रूप में जमा कर देगी और ये आकृति बन जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं बरखान। इन आकृतियों को हम क्या कहते हैं, इनको हमने कहा बरखान। इसमें क्या होता है कि इस तरफ का ढाल, जो आगे का ढाल होता है, इधर का ढाल होता है तीव्र। ये जो है रेत का ढाल जो बनता है, रेत जो इकट्ठी होती है वो तीव्र होती है, और इधर का ढाल होता है धीमा। ठीक है, देखिए यहाँ ये गड्ढा जैसा बन गया, ये तीव्र ढाल है और इधर का ढाल है धीमा। इसमें वायु की दिशा इस तरह से चल रही है, तो ये आकृति आपकी कहलाती है बरखान। अब क्या होता है, थोड़ा सा इसमें और समझने को है। बरखान में क्या होता है कि जब ये दो बरखान इस तरीके से बन जाते हैं, देखिए एक बरखान बना आपका ये और एक बरखान बना आपका ये। जब हमारी वायु इस तरह से चली कि इनके बीच में ऐसे सुरंग जैसा मार्ग बन जाता है, ठीक, ये मार्ग जैसा, मान लीजिए इधर बना, इधर भी ढाल तीव्र, इधर भी, तो इधर जगह ज्यादा मिल गई, तो ये जो रास्ता बन जाता है इसको हम कहते हैं कारवां मार्ग। क्या कहते हैं, कारवां मार्ग। पहले आपने सुना होगा कारवां चलते थे रेतीले क्षेत्रों में। कारवां यानी बहुत से लोगों का समूह जो है एक साथ चलता था, तो जब इस सुरंग वाले मार्ग से दो कारवां के बीच से होकर गुजरते थे, क्योंकि इनको रेत सब तरफ है, और बीच में अगर मान लीजिए इस तरीके से ढाल उन्हें चलने के लिए मिल जाए तो आसानी हो जाएगी ना चलने के लिए।
तो वो जो मार्ग कहलाता है, दो बरखान के बीच के मार्ग को क्या कहते हैं? कारवां मार्ग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी से होकर कारवां गुजरते थे। रेतीली क्षेत्रों में चलने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर कहीं पर ढाल है और रेत किनारे किनारे इकट्ठी हो गई, अंदर की तरफ ज्यादा रास्ता बन गया है, तो उसमें चलने में आसानी होगी, तो वो आपके कहलाते हैं बरखान। और इन दोनों के बीच के रास्ता को क्या कहते हैं? कारवां मार्ग कहते हैं। तो इतना इसके निक्षेपात्मक कार्य में था। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं ज़रूर इसको दूर करने का प्रयास करूँगी। और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया है। कुछ भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।